हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी में चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। आज हमारा अध्याय 2 है और इसका जो टॉपिक है वो है आरंभिक मानव की खोज में। तो देखते हैं आरंभिक मानव की खोज में क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसको भी समझ लेते हैं कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। उस रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई, पहले रेल यात्रा शुरू हो चुकी थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वह यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आप लोग इसको ये मत समझिएगा कि ये कहानी भी आपका कहीं काम नहीं आएगा, बहुत जगह काम आएगा। जैसे कि आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, निबंध स्टार्ट करते हैं, तो कोई चीज़ अगर यात्रा से संबंधित है तो इसको आप कहानी के रूप में कोट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा इससे, क्योंकि सीधे आप इसमें एंशिएंट में जोड़ेंगे, एंशिएंट से आप मिडाइवल को जोड़ेंगे, मिडाइवल से आप सीधे चले जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, फिर अर्थव्यवस्था वगैरह में कैसे ये सारी चीज़ें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसे जोड़ते हुए आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये कहानी है तो बस ऐसे ही निकाल दूँ, नहीं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ देखिए कहीं भी काम आ जाती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे काम दे देगी आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को एक नज़र में देख करके या किसी के द्वारा बोली गई चीज़ हो उसको सुने रहते हैं और उस टाइम तो भूल जाते हैं, बट उससे रिलेटेड अगर हमको कोई क्वेश्चंस दिखता है या कोई पेपर में न्यूज़ है, तो वो चीज़ें हमको तुरंत वहाँ पर याद आ जाती हैं कि हाँ, ये तो कहीं सुना था मैंने, या ये इसको मैंने कहीं देखा था। तो आपको इस चीज़ को हल्के में लेके नहीं चलना है। कहानी भी पढ़िए और हर चीज़ को यूज करना सीखिए कि हाँ, इसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे वगैरह में जब आप किसी कहानी से, किसी कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो आपका ऐसे बहुत ही बढ़िया लगेगा पढ़ने में भी, प्लस एग्जामिनर भी देखेगा कि हाँ, बच्चे ने सच में मेहनत करी है। और आपका जो स्टार्टिंग होगा ये यूनिक होगा औरों की तुलना में। और आप सभी को पता भी है कि कंपटीशन तो बहुत हाई लेवल का चल रहा है और इस कंपटीशन में आपको आगे निकलने के लिए कुछ तो अलग करना ही होगा। तो ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? यानी आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? तो देखते हैं कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ये तो एक आपका ये इम्पोर्टेंट हो गया कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था? तो आखेटक, खाद्य संग्राहक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसीलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं और साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। तो देखिए, ये इधर उधर क्यों घूमते थे, इसमें आपका टोटल आंसर दे दिया। अगर इसमें से हम निकालें कि क्या क्या हम वो कर सकते हैं, मान सकते हैं कि क्यों घूमते थे, तो अगर हम पॉइंट में लिखें यहाँ पर, तो एक तो भोजन,
की तलाश में, तलाश में। दूसरा, जंगली जानवरों के शिकार, जंगली जानवरों के शिकार करते करते, शिकार करते करते दूर निकल जाते थे, करते करते दूर चले जाते थे, दूर चले जाते थे। अगला, कंदमूल, फल फूल, कंदमूल, फल फूल। फिर मछलियाँ पकड़ना, मछलियाँ पकड़ना। और एक हम जोड़ सकते हैं पानी की तलाश में, पानी की तलाश में। भाई जल ही जीवन है, तो बिन पानी तो कुछ होने वाला है नहीं। तो पानी की तलाश में भी ये कभी कभी दूर निकल जाते थे, घूमते फिरते थे पानी की तलाश में भी, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग मौसम होते हैं, कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो इस कारण से ये घूमते रहते थे। तो इतने टॉपिक आपके इसमें से निकलेंगे। फिर है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर कारण भी दे दिया, यहाँ पर कारण भी दे दिया। कारण, आखेटक संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कारण। पहला कारण दिया है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। बढ़िया पॉइंट दिया है, ये भी सही है। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए, भोजन की तलाश में, जैसे आप जब आंसर राइटिंग करेंगे पूछ लेगा कि क्या वजह था कि आरंभिक मानव इधर उधर घूमते रहते थे, तो आप देंगे अपना, जब कीवर्ड्स में आप चीज़ों को लिखेंगे तो फिर अगर आपको ब्रीफ करना है, जैसे 250 शब्दों में पूछ लिया, 150 में पूछा, तो आप ऐसे लिख करके काम चला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 250 शब्दों में पूछ लिया, तो फिर आप आसानी से इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि क्यों घूमते थे, क्या वजह थी। तो यही सब है, एक जगह का समाप्त हो जाता था, फिर दूसरी जगह वो जाते थे तलाश में, भोजन की तलाश में। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण आपका ये हो गया। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, कितना बढ़िया ये भी दिया है। फिर है तीसरा कारण, यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। तो पानी की तलाश में, और यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, जल ही जीवन है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से, अब ये एक नया वो मिल गया आपको, ये भी आप जोड़ सकते हैं, मिलने जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे, यानी उस टाइम पे कोई भी साधन नहीं होता था, ये पैदल ही जाते थे एक दूसरे से मिलने के लिए। एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे औजार भी बनते थे, औजार के थ्रू ही शिकार होता था, तो एक हम ये जोड़ सकते हैं कि बेहतर पत्थर की तलाश में भी ये घूमते होंगे। यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि औजार बनाने में उपयोग होता था। तो देखिए आपके कितने सारे पॉइंट्स बन गए। अब इसको आप आराम से लिख सकते हैं।
फिर है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो वही है जो कल मैं आप लोगों को बताई थी पहले वीडियो में कि कैसे हम जानकारी कैसे हम पता लगा पाएंगे इनके बारे में, कहाँ से हमको जानकारी मिलती है। यहाँ पर दिया है कि पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो औजारों का क्या क्या काम होता था? औजारों का उपयोग क्या होता था? तो फल फूल काटने में, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। इसका मतलब कि यहाँ पर तकनीकी का प्रचलन था या कह सकते हैं कि ज्ञान था, लोगों को भाई उस टाइम पे इसी को हम तकनीक मानेंगे। फिर है कि कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो और किस में यूज होता था? झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। इसमें दिया है कि पत्थर के औजारों का उपयोग, जो ये बाएं दिया हुआ है, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं जो दाहिने दिया है यानी ये जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यानी यहाँ पर सिलाई भी की जाती थी। तो इसको भी हम क्या मानेंगे? तकनीकी ज्ञान। रहने की जगह निर्धारित करना। पहले इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या था कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो अगर इसमें से हम पॉइंट में निकालें कि जानकारी कैसे मिलती है, तो देखते हैं जानकारी कैसे मिलती है। तो इनके औजारों से या औजारों की बनावट से इनके झोपड़ियों से, वस्त्र सिलने की तकनीक से, सुई की बनावट, आदि से आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। रहने की जगह निर्धारित करने में ये दिया है कि मानचित्र 2 को देखो, यानी इसको, और दिया है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि लाल त्रिकोण वाले, तो ये इसकी बात कर रहा है। एक तो भीमबेटका, हुसगी और कुन्नुल की गुफाएं, ये इन तीनों की बात कर रहा है। भीमबेटका आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है, और जुलाई, ये भीमबेटका को जुलाई सन 2003 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में, यह कह सकते विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।
अब यहाँ पर मेंस वाले ध्यान देंगे जिनका मेंस है, सॉरी वो ध्यान देंगे जिनका ऑप्शनल है मेंस में हिस्ट्री, वो ध्यान देंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं, हिस्ट्री ऑप्शनल। ध्यान देंगे पूरा स्थल ये जितने भी दिए गए हैं इनके लोकेशन प्लस इनसे संबंधित 4 या 5 पॉइंट्स लिख देंगे। यहाँ से देख लेंगे वो कि पूरा पाषाण कालिक का पूरा स्थल कौन सा है, नव पाषाणिक पूरा स्थल कौन सा है, महापाषाणिक पूरा स्थल कौन सा है, आरंभिक गांव, आधुनिक नगर। जैसे कि आप सभी को पूछा होगा, ये सारी चीज़ें मैपिंग में पूछी गई हैं, जिसके भी ऑप्शनल हिस्ट्री हैं, फर्स्ट पेपर में आता है मैपिंग। उसके यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो किसी अलग दुनिया से उठा करके देते हों, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ते हैं इन्हीं में से उठा करके वो लोग देते हैं, बशर्ते बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए और यूज करना आना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें देते हैं। जैसे कि आरंभिक, ये इनाम गांव के बारे में पूछा था, कहाँ पे है ये, क्या है, इनके बारे में आपको 3-4 वर्ड्स लिखने थे। ठीक है, फिर भीमबेटका भी पूछ चुका है कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल को चिन्हित कीजिए, ये भी पूछ ही चुका है आपका। बुरजहोम पूछ चुका है आपका, मेहरगढ़ पूछ चुका है आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहीं से चीज़ें आपकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आपको अदर कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि खूब मोटी मोटी बुक ला करके आप रख लीजिए और सारे को रट जाइए, रटने से कुछ नहीं होगा। कम से कम जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको अगर आप समझ के पढ़ेंगे, नोट्स बना करके पढ़ेंगे, प्रॉपर टॉपिक से टॉपिक निकालेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगी। और आपको ये कैसे लिखना है, जैसे कि आप ले लीजिए भीमबेटका को, भीमबेटका वहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 नंबर करके वहाँ पे आपको देगा। तो भीमबेटका आप ले लीजिए। तो ये ले लिए आप, तो ये कहाँ पर है, तो ये है, सबसे पहले तो आप दर्शाएंगे कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थिति आप बताएंगे, जिला लिख देंगे तो और बढ़िया आपका नंबर आएगा। रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में। और ये इसकी खासियत ये है कि ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों ही स्थलों से संबंधित है। दोनों ही स्थलों से संबंधित है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा आप लिख देंगे, यहाँ के लोग बिदारिणी बनाने में निपुण थे। यहाँ बिदारणी का मतलब है कि औजार कैसे कैसे वो बनाते थे, मतलब तोड़ करके, फोड़ करके, काट करके, इस तरीके का। तो ये औजार बनाने का तरीका था बिदारणी। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से चित्रित गुफाएं एवं शैलाश्रय प्राप्त हुए। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं विविधतापूर्ण चित्रों की प्रधानता। अब विविधतापूर्ण मतलब कि कुछ शिकार करते हुए दिखाए गए हैं,
कुछ औरतें सामान ढोते हुए दिखाई गई हैं। इस तरीके के चित्रों की वहाँ पर विविधता दिखाई गई है। तो इतने चीज़ें आप लिख करके चलो, आपको 3 ही पॉइंट्स याद हैं, 4-5 नहीं याद है आपको, तो भी आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। बस ये इसका लोकेशन सही होना चाहिए और 1-2 पॉइंट्स इसमें इससे संबंधित सही होने चाहिए। तो इसमें जितने भी लोकेशन दिए गए हैं उसको आप लोग कॉपी में मैप बनाइए और मैप बना करके उसके बारे में 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिख दीजिए। और कोल्डिवा के बारे में हमने देखा था, यहाँ से क्या मिला था, तो चावल के साक्ष्य मिले थे। चावल के साक्ष्य चिरांद बिहार में है, यहाँ से 9 पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए थे। इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में है। फिर बुर्ज होम, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। गर्तावास के साक्ष्य, साथ ही मालिक के साथ कुत्तों को दफना जाने के साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही मिले थे। मेहरगढ़ है आपका ये मेहरगढ़, यहाँ से आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से भी आवास के साक्ष्य मिले थे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को जब पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली थी, तो इस तरीके से आपका फैक्ट भी याद होगा। और फैक्ट के साथ साथ अगर आप मीन्स आंसर राइटिंग करते हैं तो कोट कर सकते हैं कि यहाँ से ये साक्ष्य पाए गए, इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ पर आवास थे। रहन सहन कैसा था, चावल के साक्ष्य पाए गए तो इसका मतलब कि वहाँ पर चावल की खेती होती थी, कृषि होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो फैक्ट भी याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका, आप चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं और मेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाएंगे। यहाँ कुरनूल गुफा, यहाँ से राख की साक्ष्य प्राप्त हुई थी। राख के साक्ष्य, यहाँ से राख के साक्ष्य मिले थे। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिले। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गई ना जो ऊपर मैंने आपको बोली कि हाँ ये इसके लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो ये कारण ये भी है। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। उद्योग स्थल किसे कहते थे? तो जहाँ पर अच्छे पत्थर मिलते थे, लोग ऐसी जगहों की तलाश करते थे, उसी को, और औजार बना जाते थे, उसी को उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे। अब जाहिर सी बात है, पत्थर है तो ये तो गले वले का तो है नहीं, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही क्यों छोड़ गए थे? क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे, या फिर वो जब जगह छोड़ रहे होंगे तो उनके पास उस टाइम पे तो संसाधन थे नहीं कोई कि वो लेकर जाते उसको रख करके उस पर। तो इसकी वजह से भी कुछ जो अच्छे रहते होंगे उनको ले जाते होंगे, बाकी छोड़ देते होंगे। जिस तरीके से नेहरू बिहार में स्टूडेंट मुखर्जी नगर में आते हैं तैयारी करने, सामान ले लेते हैं, जब जाते हैं तो कुछ सामान छोड़ के ही जाते हैं। फिर है कि साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा, कभी कभी लोग इन स्थलों पर ज़्यादा समय तक रहा करते थे, तो ऐसे स्थलों को आवासीय भी कहते थे और उद्योग स्थल भी कहते थे। इसको देख लेते हैं एक बार। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे, वही चीज़ है जो हमने अभी पढ़ा नीचे इसमें। फिर है कि इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। बाकी और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि जंगली जानवरों, जंगली खतरनाक जानवरों से सुरक्षा हेतु रहते थे। एक और जोड़ सकते हैं आप, ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और भी कारण आप लिख सकते हैं। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। ये तो छोड़ दो आप।
इसको तो हमने देख लिया, किसको कहते हैं पुरास्थल, वही है। अब ये है कि पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता था। तो पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। तो एक था पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। यानी जैसे ये दिया है, यहाँ पर ये बाकायदा दिया है, एक को हाथ में लिया और एक हथौड़ी की तरह इसको इस्तेमाल कर रहा है, लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा हो गया। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे कैसे कह रहा है, मान लीजिए ये आपका है क्रोड है, खैर ये भी पत्थर ही होता था, मान लीजिए ये है आपका, और इस पर एक पत्थर और रख दिया जाता था और फिर ये जो साइड ऐसे ऐसे रखते थे, ऐसे और जो फिर ये साइड के पत्थर होते थे इनको निकाला जाता था, इनको। अब है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, राख के साक्ष्य पाए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, कुरनूल गुफा, राख के अवशेष। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी किया गया होगा। फिर यहाँ पर आप एक जोड़ सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। आगे है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। अब जाहिर सी बात है, पहले तो लोग घूमते थे, फिर जब वो लोग कुछ दिन वहाँ पर रहे, उन्होंने देखा, प्रजनन की प्रक्रिया देखी, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको पाल लिया जाए, फिर घूमना भी नहीं पड़ेगा और जो ये इनके खाने की चीज़ें हैं वो यहीं पर मिल जाएंगी इनको। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब यहाँ पर एक फैक्ट यह है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, कि अनुसार पालने की बात की रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया पशु पालन के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए थे, तो ये पाया गया था आपका आदमगढ़ और बागौर में पशुपालन के साक्ष्य पाए गए थे। अगला है नाम और तिथियां। इसमें देखते हैं कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आरंभिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। फिर ये दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी पुरास्थल किसके महत्व को बताता है, तो औजारों के महत्व को। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये
डेट याद रखिएगा आप लोग। काल, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो आप एक फैक्ट यहाँ पर याद ये रखिएगा कि मेसोलिथ किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल को ही कहते हैं, और मध्य पाषाण काल में ही पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि क्या वजह था कि पशुपालन मध्य पाषाण काल में ही आरंभ हुआ। तो इसका आंसर होगा कि एक तो बदलती जलवायु, जब जलवायु बदली तो फिर घास के मैदान बनने लग गए, घास के मैदान बनने लग गए, घास के मैदान बनने लग गए। और जब घास के मैदान बनने लग गए तो जो हिरण थे, हिरण, भेड़, बकरी, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध हुआ और इनकी संख्या बढ़ गई और लोग वहाँ पर रहते ही थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे लोगों को समझा, फिर पालना स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है जब संख्या बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब समझ जाएंगे कि हाँ ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हम इनको यूज कर सकते हैं, तो लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया। तो यही कारण था कि पशुपालन मध्य पाषाण काल में आरंभ हुआ। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। यानी मध्य पाषाण का जो काल है वो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अगला युग मतलब हमने देख लिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, दो तो देख लिया हमने, और ये है आपका नवपाषाण युग। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, अगले में पढ़ेंगे इसको। तो हमने कुछ स्थलों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक, छोड़ दीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये काल इसमें इम्पोर्टेंट था, ये काल, और तीनों का काल आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो इसका दिया नीचे कि अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना स्टार्ट कर दिए होंगे इन्होंने, और फिर क्या है कि शायद ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। अगला है हमारा शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला से हमें क्या पता चलता है? तो ये जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ, जैसे कि भीमबेटका, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश भीमबेटका और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था, यानी श्रम विभाजन की बात कर रहा है यहाँ पर, कौन क्या करता था। तो हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। एक तो महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम किए, एक साथ किए होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष।
इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी, लेकिन यहाँ पर जब आप भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बने हैं इसको देखेंगे तो वहाँ पर श्रम विभाजन का कोई मतलब स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है कि कौन क्या करता था। लेकिन वहाँ पर महिलाओं को बच्चों को संभालते हुए, अनाज इकट्ठा करते हुए और पुरुषों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो इस आधार पर हम कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि श्रम विभाजन था उस टाइम पे, लेकिन पूरे तरीके से हम इसको मान नहीं सकते हैं, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। यह है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। यह है हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुस्गी ढूंढिए। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना कि हुस्गी जो था वहाँ से औजार के साक्ष्य मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। ये औजारों की वहाँ पर व्यापकता के आधार पर ये बताया गया कि ये आवास या उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अनन्य में आपको कुछ नहीं देखना, बस ये एक फैक्ट देखना है कि रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। जो रंग ये यूज करते थे उन्हें लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। बाकी ये आप देख लीजिएगा। ये शब्द, उपयोगी शब्द, इसका मतलब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इनके काल याद होने चाहिए। ये आपका काल दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा अध्याय 2 भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे हम अगले अध्याय को। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।